हम क्या करने वाले हैं, जो RWP SSC GD का मॉक टेस्ट आया था आज संडे को, यानी कि 2 फरवरी को, उसमें 20 क्वेश्चन मैथ के भी आए थे। तो हम उसी 20 क्वेश्चन के यहाँ पे ट्रिक के द्वारा सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी रही क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, कह रहा कि ए और बी का अनुपात 3:5 है। ए और बी का अनुपात 3:5 है। ठीक है। कह रहा कि बी और सी का अनुपात 7:8 है, और सी और डी का अनुपात 2:3 दे रखा है। 2:3 दे रखा है। तो हमसे 2A और 3D का मान पूछा है। 2A और 3D का मान हमसे पूछा है। ठीक है। तो कभी भी प्रश्न में अगर अनुपात दे और ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाले का अनुपात आपसे पूछे, तो हमेशा क्या करना चाहिए, इधर का इन सब का गुणा और इधर का इन सब का गुणा आपस में कर देना चाहिए। तो ए और डी का अनुपात आ जाएगा। तो इन सब का गुणा करेंगे और इन सब का, तो 2 चौको 8, 3 से 3 काट देंगे, जो कट रहा है उसको काट लो, तो आ गया 7:20। अब ये ए और डी का मान आ गया, ये ए और डी का मान आ गया 7 और 20। तो ए की जगह 7 रख देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 14, डी की जगह 20 रखेंगे तो आ जाएगा 60, इसको काटेंगे तो 7 और 30। ये हमारा आ गया ए 7:30, ये इसका आंसर है। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 156, 181 और 331 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 6 शेषफल बचता है। मतलब वो सबसे बड़ी संख्या बतानी है जिससे अगर इसको अगर हम भाग देते हैं तो 6 शेषफल बचता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 शेषफल बचता है तो 156 में से 6 माइनस करेंगे तो आएगा 150, 181 में से 6 माइनस करेंगे तो ये आएगा 5, 175, इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 325। मतलब अब एक ऐसा नंबर लेना है जो 150, 175 और 325 को पूरा काट दे, यानी कि इनका HCF निकालना पड़ेगा, इनका HCF। तो इनका HCF 25 आएगा, आप निकालोगे तो 25 आएगा, यही इसका आंसर भी होगा। आगे प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3 सरलीकरण का है। इसे आप लोग कर लिए होंगे लेकिन फिर भी बता देता हूँ। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, छोटे कोष्टक को। तो 30 हमने एलसीएम ले लिया, तो 15 दूना 30, 45 माइनस 5 छः 30 माइनस 10। अब 45 में से अगर हम 16 को माइनस करेंगे तो आएगा 29/30, 29/30। अब इसका मान आ गया 29/30। अब 3/4 का इसमें गुणा हो जाएगा, 3/4 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो 3 से 3 कट गया, आ गया 29/40। इस टोटल का मान आ गया 29/40। अब ये बाहर जाएगा तो ये भाग है, तो 15/4 भाग है तो ये उल्टा हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 40/29 हो गया। तो 4 से 4 कट गया, ये आ गया 150/29। अब ये कोष्टक से बाहर आएगा तो यहाँ पे माइनस है, तो अब इसका गुणा कर लो, 5 9 45 के 5, 5 2 10, 4 14, 6 51, 151/29। अब देखो नीचे हर जो है हमारा बराबर है, तो 151 में से 150 माइनस करेंगे तो आएगा 1/29। ये इसका आंसर है 1/29। देखो आगे प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4, कह रहा है कि 20 संख्याओं का औसत 35 है। 20 संख्याओं का औसत 35, यानी कि टोटल नंबर निकालेंगे तो 20 में 35 में 20 का गुणा करेंगे तो आएगा 700। ठीक। आगे कह रहा है कि 24, 20, 21 और 27 इन 4 संख्याओं को हटा दिया जाता है। तो इनको जोड़ेंगे तो 7 4 11, 1 12 के 2 हासिल 1, ये आ गया 9 2 92। तो 92 इसमें से हम माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 806, तो टोटल बच गया 608। अब देखो 20 में से 4 संख्या तो हमने हटा दिया, तो बचा कितना 16, तो 16 से इसको भाग देंगे तो हमारा औसत आ जाएगा। तो 16 3 48, 12 बच गया, 16 8 60, आ गया 38। तो ये इसका आंसर है। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 52% मत प्राप्त हुआ और वह 360 मतों के अंतर से जीत गया। यदि 10% मत को अवैध घोषित कर दिया गया तो डाले गए कुल मतों की संख्या। तो मान लेते हैं डाले गए कुल मतों की संख्या 100। तो 100 में से अगर 10% वोट अवैध हो गए तो बचा कितना 90। ठीक है। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि इस 90 का जो विजयी उम्मीदवार है उसे 52% वोट मिला, 52% मिला। अगर 90 का 52% विजयी वाले को मिला तो शेष यानी कि 48% वोट हारने वाले को मिला होगा। तो ये इसे कितना ज़्यादा वोट ज़्यादा ले रहा है, 4% वोट ज़्यादा ले रहा है। तो इसी 4% का मान 360 दे रखा है, 360 दे रखा है। तो 1% का मान आ गया यहाँ पे 90, 1% का मान आ गया 90, 1% का मान आ गया 90। तो ये जो है मान, ये 90 का मान है, ये जो मान है ये 90 का मान है, 1% का मान आ गया 90। ठीक है। तो हम यहाँ से 100% का मान निकालेंगे, 100% का, तो ये आएगा 9000। 100% का मान आ गया 9000, 100% का मान आ गया 9000। अभी जो 9000 आया है, ये 9000 जो आया है ये 100 का मान नहीं है, ये 90 का मान है। ये जो 9000 है ये 90 का मान है, ये जो 9000 है ये 90 का मान है। तो हमसे 100 का मान बताना है, तो 90 गुणे 100 कर देंगे, तो 90 से 90 कट गया, ये आ गया 10,000, ये आ गया हमारा 10,000, यानी टोटल वोट थे हमारा 10,000। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, कह रहा है कि 5% वार्षिक दर से किसी निश्चित धनराशि पर ब्याज
ब्याज कितने वर्ष में उसका 3/8 हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि हमारा जो मूल है P है और धन इसका 3/8 हो जाता है, जो ब्याज है इसका 3/8 हो जाता है, ब्याज इसका 3/8 हो जाता है। तो आप सूत्र लगा सकते हो कि ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर, दर हमारा 5% दे रखा है, और गुणे समय हमारा T है। तो T का मान हमें निकालना है, बटे में 100 होता है। बस इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो P से P कट गया, 100 का गुणा 3 में होगा तो आएगा 300, 5 का गुणा 8 में होगा तो आ गया 40। ये T आ गया, T का मान हम यहाँ से निकालेंगे। तो 0 0 कट गया, T बराबर आ गया 3/4। तो 4 7 28 और 2/4। अब इस 2/4 को अगर महीने में चेंज करना है तो 12 से हमें यहाँ पे गुणा करना होगा। तो 4 3 12, 3 दूना 6, यानी 7 साल 6 महीने, 7 साल 6 महीने, ये हमारा आंसर है। आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। कह रहा है कि ए बी से 20% अधिक दक्ष है। ए बी से 20% अधिक दक्ष है, 20% अधिक दक्ष है। 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा 1/5। तो अगर बी हमारा 5 है, बी हमारा 5 है तो ए इससे एक ज़्यादा 6 है, मतलब इनके क्षमता का अनुपात आ गया है 5। यानी कि बी अगर 5 काम करता है एक दिन में तो ए जो है 6 काम करता है। प्रश्न में कह रहा है कि वे एक साथ कार्य करते हुए उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे, जिसे ए अकेले 29 दिन में करता है। तो ए एक दिन में 6 काम करता है, तो अगर ये 29 दिन काम करेगा तो ये हमारा टोटल काम आ जाएगा। करा कि ये जो 29 गुणे 6 काम है, इसे दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 और 5 11। तो 11 से इससे भाग देंगे तो हमारा आंसर आ गया। तो 6 9 54 4, 6 2 12 5 17, 174/11, ये हमारा आंसर आ गया। आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या बोल रहा है, कह रहा कि 48 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से चलती एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। एक रेलगाड़ी है जो कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, एक आदमी है जो कि इसी दिशा में जा रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। कह रहा कि जो रेलगाड़ी इस आदमी को 12 सेकंड में पार करती है, 12 सेकंड में पार करती है, मतलब वो खुद की लंबाई को ही पार करेगी, आदमी की कोई लंबाई नहीं होती है। तो जब ये इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तो स्पीड जो होता है वो माइनस हो जाएगा। तो 48 में से 12 घटाएंगे तो आ जाएगा 36। तो 36 को अगर हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से हमें गुणा करना होगा, और समय हमारा दे रखा है 12। तो यहाँ से हमारा ट्रेन की दूरी आ जाएगी, ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। तो 18 दूना 36, 18 दूना 36, और ये 18 दे रखा है, सॉरी ये 18 है। 18 दूना 36, 5 दूना 10, ये आ गया 180 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई आ गई 180 मीटर। ठीक है, अब आगे प्रश्न में कह रहा है कि और विपरीत दिशा में चलती महिला को, तो रेलगाड़ी इधर जा रही है, एक महिला इधर से आ रही है, महिला को 12 सेकंड में पार करती है, तो महिला की चाल बताना है। तो चाल बराबर क्या होता है, ये देखो ये रेलगाड़ी इधर से जा रही है और महिला ये है, महिला की चाल हमें पता नहीं है। तो जब कोई चीज़ एक दूसरे के आमने सामने जाती है, विपरीत जाती है, तो उनकी स्पीड जुड़ जाती है। तो 48 प्लस महिला, 48 प्लस महिला की चाल हमें पता नहीं है। चाल बराबर होता है दूरी, तो दूरी है 180, दूरी है 180, समय दे रखा है हमारा 12, समय दे रखा है हमारा 12। तो देखो ये 48 ये किलोमीटर में है, इधर भी हमें किलोमीटर करना होगा, तो 18/5 से हम इधर गुणा कर देंगे। तो बस सॉल्व कर लो, 6 दूना 12, 6 3 18, 5 दूना 10, 8 7 54। तो महिला का निकालना है, तो 48 इसमें से माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 6। तो इसका आ गया 6, ये हमारा आंसर आ गया 6। आगे प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 का रहा कि एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। इसका मान 154 दे रखा है, तो हम यहाँ से आर का मान निकालेंगे 4, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर बराबर 154। तो 22 इसको काटेंगे तो ये 7 बढ़ जाएगा। अब इस 7 का गुणा इधर होगा तो 7 होगा, और ये चला जाएगा बटे में। तो आर बराबर क्या आएगा, ये कड़ी में हो जाएगा तो 1 7 और नीचे 2 आ जाएगा। तो आर बराबर हो गया 7/2। अब कह रहा है कि गोले का आयतन, तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। रख दो 4/3, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 × 7 × 7 बटे में 8। ठीक है, बस सॉल्व कर लो, 4 दूना 8, 2 11 बार जाएगा, 7 से 7 काट दीजिए, तो 49 × 11, 49 × 11, तो 11 9 99, 11 44, 53/3, 53/3। तो 3 एकम 3, 2 बच गया, 3 7 21, फिर 2 बच गया, 3 9 27, 3 9 27, फिर 7 बार जाएगा, तो 179.7, ये इसका आंसर है। आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। कह रहा कि दो संख्याओं का लसा और मसा 90 और 15 है। एलसीएम दे रखा है 90 और एचसीएफ यानी कि मसा दे रखा है हमारा 15। तो हम मान लेते हैं कि वो दो संख्याएं हमारा ए बी है। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, 15 ए हो जाएगा और 15 बी हो जाएगा, क्योंकि जो मसा होता है वो दोनों संख्याओं का फैक्टर होता है, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब प्रश्न में कह रहा है कि यदि दोनों संख्याओं का योग 75 है, तो 15 ए प्लस 15 बी बराबर 75 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हम ए प्लस बी का मान निकालेंगे, तो ए प्लस बी
15 कॉमन है तो काट देंगे, 15 5 75, 5 आ गया। ए प्लस बी का मान आ गया 5। अब आपको पता है कि जो लसा होता है वो 15 ए और 15 बी का लसा निकालेंगे तो कितना आएगा, 15 ए बी, और इसी का मान क्वेश्चन में 90 दे रखा है, तो 15 से काट देंगे तो आ गया 6। तो ए बी बराबर आ गया हमारा 6। तो ए प्लस बी बराबर आ गया 5 और ए बी बराबर आ गया 6। तो एक ऐसा नंबर, दो ऐसे अंक जिनका गुणा करने के बाद 6 और जोड़ने के बाद 5 आए, तो 2 और 3 है, 2 और 3 है, 2 3 6, 3 2 5। तो अब 2 का गुणा इसमें कर देंगे, ए की जगह 2 रखेंगे, बी की जगह 3 रखेंगे, तो 15 दूना 30 और ये 15 3 45। तो हमसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या हो गई 45। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। कह रहा है कि 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि 30 वस्तुओं का सीपी बराबर x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, x वस्तुओं के एसपी के बराबर है, एसपी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सीपी एसपी को इधर लेके आएंगे तो बट्टे में एसपी, और एक्स बटे 30 को उधर ले जाएंगे तो एक्स बटे 30 हो गया। ठीक है, एक्स बटे 30 हो गया हमारा। अब कह रहा है कि यदि 20% का लाभ है, 20% का लाभ, तो 20% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/5 आएगा, 1/5 आएगा, यानी 5 की वस्तु 1 के लाभ यानी 6 में बेची जा रही है। तो ये सीपी है, ये एसपी है, ये सीपी है, ये एसपी है। तो देखो यहाँ से हमारा एसपी है 6 और यहाँ पे एसपी है हमारा 30, तो इसी का मान प्रश्न में दे रखा है, 6 का मान प्रश्न में 30 दे रखा है। तो इससे कितना गुना ज़्यादा, तो इससे 5 गुना ज़्यादा, 5 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह हमसे सीपी यानी एक्स का मान पूछा है, तो सीपी भी 5 नहीं होगा, ये भी 5 गुना ज़्यादा 25 होगा। ये इसका आंसर है 25। आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 4000 का चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्षों के बाद 630.5 हो जाता है। कोई मूलधन है जो कि 4000 है, कह रहा है कि 3 साल बाद इस पर जो ब्याज मिल रहा है वो 630.5 मिल रहा है। तो हमसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज का दर। ठीक है, तो देखो कोई धन है 4000 है, कोई मूलधन है जो 4000 है, अगर उस पर हमें 630 का ब्याज मिल रहा है, 630.5 का, तो अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन आ जाएगा। तो इसमें जोड़ देंगे तो 430.5, ये हमारा मिश्र धन आ गया। अब ये दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, अब इसे आप ले लो, तो अब इसे हम काटेंगे 5 से, तो 5 8 40, 8000। इसे काटेंगे 5 से, तो 5 9 45, 5 3 15, सॉरी 5 2 10, 5 6 30, 5 1 5। अब ये 3 साल के लिए दिया है ना, तो इसका हम क्यूब निकालेंगे, इसका भी क्यूब निकालेंगे, तो ये आएगा 20 और ये आएगा 21, ये 21 का क्यूब है, ये 20 का क्यूब है। तो अब देखो मूलधन हमारा 20 और मिश्र धन हमारा 21, तो कितने का ब्याज मिल रहा है, ये एक साल का आ गया ना, तो 20 पे 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है, और नीचे 20 आ जाएगा, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, तो 20 5 से 100, यानी हमारा जो दर आ गया वो आ गया 5%। देखो आगे हमारा प्रश्न है 13। कह रहा है कि एक विक्रेता अपने ग्राहक को 15% की छूट देता है और फिर 10% का लाभ प्राप्त करता है। तो कभी भी छूट और लाभ का मान दे तो ऐसे लगाना, एमपी यानी कि अंकित मूल्य कोष्ट में 100 माइनस डिस्काउंट बराबर सीपी कोष्ट में 100 100 प्लस प्रॉफिट। तो एमपी है यहाँ पे मान ले मार्क प्राइस, तो डिस्काउंट कितना है 15 का, तो 100 में से 15 करेंगे माइनस, तो 85 आएगा। सीपी लाभ कितने का है 10%, तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110 आ गया। तो यहाँ से एम पी सीपी को इधर लेके आएंगे तो बट्टे में सीपी 85 उधर जाएगा, तो 110 बट्टे 85 हो गया। ठीक है, तो देखो सीपी का मान आ गया 85 और एमपी का मान आ गया हमारा 110। अब जो प्रश्न में दे रखा है, कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 850 है, क्रय मूल्य 850 है, तो उसका अंकित मूल्य, देखो सीपी का मान 850 दे रखा है प्रश्न में, तो इससे कितना गुना ज़्यादा, तो इससे 10 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह एमपी जो होगा वो भी इससे 10 गुना ज़्यादा 1100 होगा। ये इसका आंसर है। ठीक है, देखो आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, और कुछ नहीं है बस आसानी है। कह रहा है कि 72 किलोमीटर की चाल से चल रही एक ट्रेन 36 सेकंड में एक विद्युत के पुल को पार करती है। एक विद्युत का खंभा इसे पार करती है, तो इसकी तो कोई खास लंबाई है नहीं, यानी ट्रेन खुद की लंबाई को पार करेगी, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो हमसे पूछा है ट्रेन की लंबाई, तो दूरी बराबर हो गया चाल गुणे समय। तो चाल हमारा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे हम चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, और समय दे रखा है हमारा 36, तो 18 चौक 72, 5 चौक 20, 36 गुना 72, यानी 720 मीटर ये ट्रेन की लंबाई है। आगे हमारा प्रश्न है 15। कह रहा है कि एक टैंक को 3 पाइप ए बी सी 3 घंटे में भर सकते हैं, एक टैंक को 3 पाइप ए बी सी 3 घंटे में भर सकते हैं, ए बी और सी 3 पाइप है जो एक टैंक को 3 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न में कह रहा है कि पाइप ए सी से 6 गुना और बी से 2 गुना है, ए बी और सी है। कह रहा है कि पाइप ए सी से 6 गुना, तो मान लेते हैं कि सी 1 है तो ये इससे 6 गुना 6 होगा, और बी से 2 गुना, तो बी जो है 3 होगा, तभी तो इससे 2 गुना होगा। तो हमने ए बी और सी का क्षमता का अनुपात निकाल लिया, यानी ए 1 घंटे में 6 लीटर पानी भरता है, बी 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरता है, सी 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरता है। तो तीनों मिलकर 1 घंटे में कितना लीटर पानी भरेंगे, 36 9 10 लीटर पानी। कह रहा है कि एक टैंक है जिसे तीनों मिलकर 3 घंटे में भरते हैं, 1 घंटे में 10 लीटर, तो 3 घंटे में कितना 10 3 30, यानी टैंक जो है वो 30 लीटर का है, टैंक जो है 30 लीटर का है। तो प्रश्न में कह रहा है कि पाइप बी और सी, पाइप
बी और सी मिलकर उस टैंक को कितने लीटर में भरेंगे। तो टैंक है हमारा 30 लीटर का, बी जो है 3 लीटर भरता है घंटे में और सी 1 लीटर, तो बट्टे में 4 कर देंगे। तो बस 15/2, तो 2 7 14, 1 सही 7 सही 1/2 घंटे में, ये इसका आंसर है। आगे हमारा प्रश्न नंबर 16 है, यहीं पे बताता हूँ। देखो ए का मान दे रखा है 1300, बी का मान दे रखा है हमारा 1450। कह रहा है कि बी ए से कितने परसेंट अधिक है, बी ए से लगभग कितने परसेंट अधिक है। तो बी जो है ए से यानी 1300 पे कितना ज़्यादा है, 1450 में से 1300 माइनस करेंगे तो 0.5 150, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, 2 0 कट गया, इसको 13 से भाग देंगे तो 13 कम 13 2 बचेगा, 13 कम 13 70 बचेगा, 11.5 समथिंग जाएगा। ये आंसर है हमारा 11.5। देखो आगे प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि एक घड़ी को 2000 में बेचने पर एक दुकानदार को 20% का हानि होता है। 2000 में बेचने पर 20% की हानि, तो 20% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आएगा 1/5 यानी कोई वस्तु हमारी 5 की थी, हम उसको 1 की हानि पे 4 में बेचते हैं, 5 की थी 1 की हानि पर 4 में बेचें, तो इसी 4 का मान क्वेश्चन में 2000 दे रखा है, तो इसे कितना गुना ज़्यादा, तो इसे 500 गुना ज़्यादा। तो यहाँ से 5 का मान निकाल लेंगे तो ये भी 500 गुना ज़्यादा 2500 होगा। अभी जो 2500 आया है ये हमारा क्रय मूल्य है यानी कि सीपी है, ये हमारा क्रय मूल्य है यानी कि सीपी है। अब प्रश्न में कह रहा है कि अगर हम इसे 3000 में बेचें, 2000 में नहीं 3000 में बेचे तो कितने का लाभ यहाँ नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं 2500 की वस्तु 3000 में बेची जा रही है, कितने का लाभ हो रहा है 500 का, कितने पर 2500 पे, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, 2 0 कट गया, 25 दूना 50, यह आ गया 20%, तो 20% की हानि होगी। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 देखो ये साझेदारी का प्रश्न है, तो आपको एक चीज़ बता दूँ आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे कि लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर क्या होता है, निवेश गुणे समय, निवेश गुणे समय, यानी प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट गुणे टाइम। ठीक है, बस हमारा प्रश्न हो गया सॉल्व। कह रहा है कि किसी व्यवसाय में ए और बी के निवेश का अनुपात 14 और 15 है और वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात 2/5 है। यदि ए ने 3 महीनों के लिए राशि निवेश किया तो बी कितने समय के लिए राशि निवेश करेगा। तो देखो लाभ का जो अनुपात है, लाभ का अनुपात 2:5 यानी 2/5 है, बराबर इन्वेस्टमेंट दे रखा है 14/5, 14/15 कह रहा है कि ए जो है 3 महीने के लिए राशि निवेश करता है, ए जो है 3 महीने के लिए राशि निवेश करता है, तो बी का पूछा है तो बी कितने महीने के लिए निवेश करता है, इसी का मान हमें बताना है। बस इसे सॉल्व कर लो, तो 5 3 15, 3 से 3 कट गया, 2 7 14, तो इसके बराबर आ गया 7, यानी बी जो है 7 महीने के लिए निवेश करता है, ये हमारा आंसर है। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है, 3:5 है। कह रहा है कि अब से 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 13 और 20 हो जाता है, 13 और 20 हो जाता है। तो बी की वर्तमान आयु पूछा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके बीच का गैप देखें कितना है, यहाँ पे देख रहे हैं 10 का गैप है, यहाँ पे देख रहे हैं 15 का गैप है, तो गैप बराबर नहीं है, तो सबसे पहले हम गैप बराबर करेंगे। तो गैप बराबर करने के लिए क्या करना होगा, इनके बीच का अंतर देखें कितने का है, 2 का, इनके बीच का अंतर कितने का है, 7 का। अब इस 7 का गुणा 3 और 5 में करेंगे, इस 2 का गुणा 13 और 20 में करेंगे, तो कर लेते हैं। तो 7 का गुणा 3 में करेंगे तो 21, अब 7 का गुणा हम करेंगे 5 में, तो 7 5 35। अब इस 2 का गुणा हम 13 में करेंगे, 13 दूना 26, इस 2 का गुणा 20 में करेंगे तो 13 दूना 40। ठीक है, तो ये हमारा नया अनुपात आ गया 21 35 36 40। तो देखो इनके बीच का जो गैप है, यहाँ पे 5 का गैप है, यहाँ पे भी 5 का गैप है, तो देखो 5 साल बाद, तो ये 5 साल दिखा भी रहा है, 5 साल बाद अनुपात ये हमारा हो गया। तो पूछा है बी की वर्तमान आयु, तो बी की वर्तमान आयु भी सेम होगी 35, ये इसका आंसर है 35। देखो आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, आसान है। कह रहा है कि एक व्यक्ति 48 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे की स्पीड से तय करता है। कह रहा है कि 36 किलोमीटर की दूरी 18 की स्पीड से तय करता है। कह रहा है कि 16 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करता है। ठीक है, तो हम यहाँ से समय निकाल लेते हैं। समय यहाँ से 8 से 48, यहाँ से 18 दूना 36, यहाँ से 8 दूना 16, तो हमारा जो समय आ गया 6 2 4, यानी टोटल समय हमारा आ गया 10, टोटल समय हमारा आ गया 10 घंटे। ठीक है, तो हमसे औसत चाल पूछा है, एवरेज स्पीड पूछा है, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी कितनी है, तो 48 36 और 16 को जोड़ेंगे तो 6 6 12, 8 20 के 0, 4 3 7, 1 8 2 10 के 10, 100, कुल समय कितना है 10, तो 10 से इसको भाग देंगे तो आ गया 10, तो हमारा औसत चाल आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा आंसर है। तो कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी रही।